छोटी आंत का लार्जेस्ट भाग कौन सा है? जेजुनम, इलियम, ग्रहणी या कोलोन? तो इसका सही आंसर है कि छोटी आंत का लार्जेस्ट भाग इलियम होता है और इलियम है बी नंबर पे, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट है, विली किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? छोटी आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए, भोजन के उपापचय के लिए। तो इसका सही आंसर है कि विली किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? छोटी आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। और अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये है कि विली का निर्माण किसके द्वारा होता है? आमाशय की म्यूकोजल परत के द्वारा, आंत्र की पेशीय परत द्वारा, आंत की म्यूकोजल परत के द्वारा, आंत की सब म्यूकोजल परत द्वारा। तो इसका सही है कि विली का निर्माण आंत की म्यूकोजल परत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ आंत रस में उपस्थित होता है? ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, पेप्सिन या टाइलिन? तो इसका सही आंसर है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ आंत रस में उपस्थित होता है? एंटेरोकाइनेज, इसलिए बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस में पाया जाता है? ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर ए रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत्रीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस होता है, क्या होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या pH = O? तो आंत्रीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एवं काइमोट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा सक्रिय होते हैं? गैस्ट्रिन द्वारा, एंटेरोकाइनेज द्वारा, सिक्रेटिन द्वारा या कोलेसिस्टोकाइनिन द्वारा? तो इसमें एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एवं काइमोट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा सक्रिय होते हैं? एंटेरोकाइनेज द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाता है? चार ऑप्शन है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। तो इसका सही आंसर है पेप्सिन। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाता? पेप्सिन। नेक्स्ट है, एंजाइम लाइपेज किसके पाचन में सहायक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इसमें सही आंसर है वसा। एंजाइम लाइपेज किसके पाचन में सहायक है? वसा में। नेक्स्ट है, प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, रक्त, वसीय अम्ल। तो इसका सही आंसर है एमिनो अम्ल। तो मतलब प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट है, वसा पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? वसीय अम्ल, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल। और इसका सही आंसर है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो इसके ए और सी दोनों हैं, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अब चलते हैं इसके आगे, आपको बताता हूं कि एंजाइम सिक्रेटिन एवं कोलेसिस्टोकाइनिन का स्रावण कहाँ होता है? छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में, कोलोन में। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, हार्मोन सिक्रेटिन एवं कोलेसिस्टोकाइनिन किस में सहायक है? आंतरीय रस के स्रावण में, पित्त यानी कि बाइल के स्रावण में, अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के स्रावण में, बी व सी दोनों में। तो इसमें सही आंसर है हार्मोन सिक्रेटिन एवं कोलेसिस्टोकाइनिन किस में सहायक है?
बी और सी दोनों में। बी क्या है? पित्त यानी बाइल के श्रावण में, अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के श्रावण में। तो ये इसका आंसर सही है, बी और सी दोनों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षारीय नहीं होता? आंतरस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, पित्त यानी बाइल रस, अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षारीय नहीं होता है? वो है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन स्रावित होने वाले पित्त यानी कि बाइल की मात्रा होती है एक वयस्क में 500 ml, 1000 ml, 800 ml, 1500 ml। तो इसमें सही आंसर है 500 ml। प्रतिदिन स्रावित होने वाले पित्त यानी कि बाइल की मात्रा होती है एक वयस्क में 500 ml, इसलिए ए सही रहेगा। पित्त यानी बाइल का कार्य है वसा का पाचन, वसा का अवशोषण, प्रोटीन का पाचन, ग्लूकोज का अवशोषण। तो इसमें सही आंसर है पित्त यानी बाइल का कार्य है वसा का पाचन। नेक्स्ट है, बिलीरुबिन क्या होता है? पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट है, आरबीसी के टूटने पर बना अंतिम उत्पाद, प्रोटीन के पाचन होने पर बना अंतिम उत्पाद या प्लेटलेट के नष्ट होने पर बना उत्पाद। तो सही आंसर है कि बिलीरुबिन क्या होता है? आरबीसी के टूटने पर बना अंतिम उत्पाद। तो इसमें बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, यूरिन में बिलीरुबिन किस रूप में शरीर से बाहर निकलता है? सोडियम ग्लाइकोलेट या यूरोबिलिनोजन या स्टरकोबिलियन या नोरबिलिनोजन। तो इसका सही आंसर है यूरोबिलिनोजन। यूरिन को बिलीरुबिन किस रूप में शरीर से बाहर निकालता है? यूरोबिलिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल में बिलीरुबिन किस रूप में शरीर से बाहर निकलता है? मल में बिलीरुबिन शरीर में किस रूप में बाहर निकलता है? पित्त रूप में, स्टरकोबिलिन में, नोरबिलिनोजन में या यूरोबिलिनोजन में। तो मल में बिलीरुबिन किस रूप में शरीर से बाहर निकलता है? स्टरकोबिलिन के रूप में। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में पोषक पदार्थों का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ए व बी दोनों के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी कि विसरण और क्रमान कुंचन गति के द्वारा। तो इसमें डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, मानव में पोषक पदार्थों का अधिकतम अवशोषण किस भाग में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कोलोन में। तो मानव में पोषक पदार्थों का अधिकतम अवशोषण किस भाग में होता है? छोटी आंत में। तो बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग होती है, कितनी होती है? 1 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। नेक्स्ट है, मल का ब्राउन कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोबिलिनोजन या पित्त लवण यानी कि बाइल पिगमेंट, या और नेक्स्ट है स्टरकोबिलिन या पानी। तो मल का ब्राउन कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्टरकोबिलिन के द्वारा, स्टरकोबिलिन के द्वारा। निम्न में से शरीर की पेल ग्रे रंग की ग्रंथि है? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर, यकृत यानी लीवर और एड्रिनल। तो निम्न में से शरीर की पेल ग्रे रंग की ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। नेक्स्ट है, हेपेटोसाइट कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? फेफड़ों में यानी लंग्स में, यकृत यानी लीवर में, पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। तो इसका सही आंसर है कि हेपेटोसाइट कोशिकाएं यकृत यानी लीवर में उपस्थित होती हैं, इसलिए बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन एवं बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की हैं? तो कौन है? थाइमस, एड्रिनल, अग्नाशय और पिट्यूटरी। तो इनमें निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन और बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की हैं? तो वो है अग्नाशय, यानी इसमें सी सही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में से कौन सी संरचना आंत के कर्ब में पाई जाती है? आंत के कर्ब में कौन सी संरचना पाई जाती है? यकृत में या अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, पित्ताशय गाल ब्लेडर में,
या पीयूष ग्रंथि में। निम्न में से कौन सी संरचना आंत्र के कर्म में पाई जाती है? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में। बहिस्रावी अग्नाशय यानी कि एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज का कार्य है। क्या कार्य है? हार्मोन, इंसुलिन एवं ग्लूकागान का श्रावण, पित्त यानी बाइल का श्रावण, अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस का श्रावण, पित्त यानी कि बाइल का उत्पादन। इसमें है बहिस्रावी अग्नाशय यानी कि एक्सोक्रिनल पेनक्रियाज का कार्य है अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस का श्रावण। नेक्स्ट है अंतःस्रावी अग्नाशय यानी कि एंडोक्राइनल पेनक्रियाज का कार्य है हार्मोन, इंसुलिन एवं ग्लाइकागॉन का श्रावण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संरचना यकृत को सुपीरियर तरफ से कवर करती है? आमाशय, डायफ्राम, किडनी, ग्रासनाल यानी ईसोफेगस। तो निम्न में से कौन सी संरचना यकृत को सुपीरियर तरफ से कवर करती है? डायफ्राम। तो बी सही रहेगा। नेक्स्ट है यकृत लीवर में कुल कितने पिंड यानी लोब्स होते हैं? कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो लीवर में कुल कितने लोब्स होते हैं? 4। कुप्फुर कोशिकाओं का क्या कार्य है? वसा का पाचन, वसा का उपापचय, फॉरेन पार्टिकल्स को नष्ट करना, वसीय अम्लों को नष्ट करना। तो इसका सही आंसर है कि कुप्फुर कोशिकाओं का कार्य है फॉरेन पार्टिकल्स को नष्ट करना। सी सही रहेगा। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यकृत यानी कि लीवर का कार्य नहीं है? वसा का उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, आरबीसी को तोड़ना यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, पित्त का श्रावण यानी कि बाइल सिक्रीशन। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें सही आंसर रहेगा कि निम्न में से कौन सा यकृत यानी कि लीवर का कार्य नहीं है? प्रोटीन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन कहाँ संग्रहित रहते हैं? विटामिन कहाँ संग्रहित रहते हैं? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में, आमाशय यानी स्टमक में, यकृत यानी लीवर में। तो विटामिन कहाँ संग्रहित रहते हैं? लीवर में यानी यकृत में। तो कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण होता है अग्नाशयी नलिका एवं पित्त नलिका के मिलने से, अग्नाशयी नलिका एवं सिस्टिक नलिका के मिलने से, हिपेटिक नलिका एवं सिस्टिक नलिका के मिलने से। तो सही आंसर है इसमें कि कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण होता है हिपेटिक नलिका एवं सिस्टिक नलिका के मिलने से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर की आकृति होती है। गॉल ब्लैडर की आकृति होती है नाशपत्ती यानी कि पियर के आकार की, सेम यानी बीन के आकार की, जे आकार की या गोल मटोल। तो गॉल ब्लैडर की आकृति होती है नाशपत्ती यानी पियर के आकार के। नेक्स्ट है 287 हिपेटो पेपक्रिएटिक नलिका का रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है? गैस्ट्रिन, थायरॉक्सिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या एडीएच द्वारा। तो हिपेटो पेपक्रिएटिक नलिका का रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा। नेक्स्ट है वसा का अवशोषण होता है ब्लड कैपिलरीज में, लैक्टियल्स में, ए व बी दोनों में, आरबीसी में। तो वसा का अवशोषण होता है लैक्टियल्स में यानी कि इसमें बी सही रहेगा। बड़े कणों के छोटे कणों में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है एनाबोलिज्म, केटाबोलिज्म, अवशोषण, मेटाबोलिज्म। तो बड़े कणों के छोटे कणों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केटाबोलिज्म। नेक्स्ट है छोटे छोटे कणों से बड़े कणों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है एनाबोलिज्म। छोटे छोटे कणों के बड़े कणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनाबोलिज्म। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं के उत्तेजित होने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पाचन तंत्र पर नहीं दिखाई देगा? क्रमान कुंचन गति यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट का कम होना, लार का श्रावण कम होना, अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस का श्रावण कम हो जाना,
पित्त का श्रावण बढ़ जाना। तो सही आंसर है पित्त का श्रावण बढ़ जाना, यानी डी ऑप्शन। तो क्या है, सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं के उत्तेजित होने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पाचन तंत्र पर नहीं दिखाई देगा? पित्त का श्रावण बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में प्रतिदिन स्रावित होने वाले आंतरस यानी इंटेस्टाइनल जूस की मात्रा कितनी होती है? 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2500 ml। तो क्या होता है, एक वयस्क में प्रतिदिन स्रावित होने वाले आंतरस यानी इंटेस्टाइनल जूस की मात्रा कितनी होती है? 1500 ml। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, ब्लड वेसल्स की सबसे बाहरी परत है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका म्यूकोसा। तो इसका सही आंसर है कि ब्लड वेसल्स की सबसे बाहरी परत है ट्यूनिका एडवेंसिया। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अब चलते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको आप देख लीजिए, 2-4 हैं, उसके बाद में ये वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा और कल फिर मिलेंगे आप लोगों को। जो लोग नए चैनल पे हमारे हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय यानी कि हार्ट में से किस गुहा यानी कि कैविटी में स्थित रहता है? क्रेनियल, थोरेसिक, पेरिटोनियल, पेल्विक। तो हृदय यानी हार्ट निम्न में से किस गुहा कैविटी में स्थित रहता है? थोरेसिक में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, रुधिर वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स की किस परत में स्मूथ मसल्स एवं इलास्टिक ऊतक पाए जाते हैं? ट्यूनिका मीडिया में। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, हार्ट के संबंध में असत्य कथन है या ये तिरछा स्थित होता है, इसके पीछे ग्रासनाल यानी ओसोफेगस एवं ट्रेकिया स्थित होते हैं, या महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा वजनी होता है, या कोन शेप्ड खोखला मांसल अंग है। तो इसका सही आंसर है कि हार्ट के संबंध में असत्य कथन है या महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा वजनी होता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। हार्ट जो है महिलाओं में और पुरुषों में बराबर रहता है। नेक्स्ट है 290। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, एक रुधिर वाहिनी में बाहर की ओर से भीतर की तरफ पाए जाने वाली परतों की स्थिति क्रमशः है ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंटीमा। तो यह सही सीरियल है। एक रुधिर वाहिनी में बाहर की ओर से भीतर की तरफ पाए जाने वाली परतों की स्थिति क्रमशः है ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एंटीमा। नेक्स्ट क्या है, मीडिया स्टीनम का क्या मतलब है? मीडिया स्टीनम का क्या मतलब होता है? वृक्कों यानी कि किडनी के बीच पाया जाने वाला स्थान, आँखों यानी आइज के बीच पाया जाने वाला स्थान, फेफड़ों यानी कि लंग्स के बीच पाए जाने वाला स्थान, और नेक्स्ट है हार्ट एवं डायफ्राम के बीच पाए जाने वाला स्थान। तो मीडिया स्टीनम का मतलब होता है फेफड़ों यानी कि लंग्स के बीच पाए जाने वाला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की किस परत में विशेष प्रकार की कार्डियक मांसपेशियां पाई जाती हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम। तो हृदय की किस परत में विशेष प्रकार की कार्डियक मांसपेशियां पाई जाती हैं? मायोकार्डियम में। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन है कि मानव शरीर में माइट्रल वाल्व कहाँ पाया जाता है? माइट्रल वाल्व कहाँ पाया जाता है? आमाशय की छोटी आंत के बीच में, ग्रास नाल एवं आमाशय के बीच में, दाएं अलिंद व दाएं में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि मानव शरीर में माइट्रल वाल्व कहाँ पाया जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत